हाय एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जैक की ओर से आयोजित की जाने वाली क्लास 8 के टर्म 2 की सेट 2 को देखेंगे। यदि आप लोग हमारे सेट 1 और सेट 3 को नहीं देखे हो तो उन दोनों सेटों को अवश्य देखें। वह दोनों सेट आप सभी को 5 जुलाई के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस सेट के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन, किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, अगर भोजन में लौह तत्व की कमी हो तो क्या होता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भोजन में लौह तत्व की कमी से कमजोरी का आभास होता है। इससे एनीमिया रोग भी हो सकता है। लौह तत्व रक्त का निर्माण भी करता है, इसलिए किशोरावस्था में लौह युक्त खाद्य पदार्थ जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा आदि का सेवन अनिवार्य है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, यौना आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा यौना आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची, जैसे पहला लंबाई में वृद्धि, दूसरा शारीरिक आकृति में परिवर्तन, तीसरा स्वर में परिवर्तन, चौथा संवेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, पांचवा जनन अंगों का विकास, छठा मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा नेत्रों की देखभाल निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। पहला, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। दूसरा, नेत्रों में धूल के कण गिर जाने पर स्वच्छ जल से धोना चाहिए। नेत्रों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। तीसरा, पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। चौथा, विटामिन ए नेत्रों के लिए आवश्यक है, अतः विटामिन ए की युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, पालक, आम, गाजर आदि पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। पांचवा, बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश नेत्रों के लिए हानिकारक है, हमें उपयुक्त प्रकाश में ही पढ़ना चाहिए। छठा, नेत्र संबंधित किसी सामान्य होने पर हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के अंतराल पर रखे हो तो उनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेगी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के 7 प्रतिबिंब बनेगी। तो इसको हम लोग निकालने के लिए एक सूत्र होता है जो आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन में दी गई है। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। तो इससे हम लोग कोई भी वस्तु रखी गई हो उसका प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। तीसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होती है। चौथा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। पांचवा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्वीय परिवर्तन होता है, जैसे दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देती है। छठा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, नियमित परावर्तन तथा विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा नियमित परावर्तन। समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं।
नियमित परावर्तन का एक फिगर दी गई है जो आप लोग एग्जाम हॉल में ड्रॉ कर सकते हैं। विसरित परावर्तन, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दुगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दुगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव भी दुगुना हो जाती है। जैसे दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो हम लोग अगर बल को दोगुना कर दिया जाए तो दबाव भी दोगुना हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। बल क्या है, संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। संपर्कित बल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं, जैसे मांसपेशीय बल। और संपर्कित बल वैसा बल जो बिना किसी संपर्क में आए हुए ही प्रतिपादित हो जाती है, उसे असंपर्कित बल कहते हैं, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल आदि। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा वायुमंडलीय वायु पृथ्वी की तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, घर्षण बल को संपर्क बल क्यों कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा घर्षण बल को संपर्क बल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, दाब किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आयाम, आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित करें एवं इनके मात्रक लिखें। तो सबसे पहले हम लोग आयाम को देखते हैं। कंपन करती वस्तु के माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। आवर्तकाल, कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति, कंपन करती वस्तु द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। आप इसकी व्याख्या करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमेशा समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित मेघ गर्जन सुनने की अपेक्षा पहले दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से काफ़ी अधिक है, इसलिए वह हमें आवाज़ सुनाई देने से पहले दिखाई देती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। यदि कंपित वस्तु 5 सेकंड में 50 बार कंपन करता है तो इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दोलनों की संख्या बराबर 50, समय बराबर 5 सेकंड, इसीलिए आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 50 दोलनों को पूरा करने में लिया गया समय बराबर 5 सेकंड। तो एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय बराबर 5/50, इसीलिए हम लोगों को आवर्तकाल निकल के आएगा 0.1 सेकंड। अब आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 सेकंड में दोलनों की संख्या बराबर 50। तो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या बराबर 50/5। तो इस तरह हम लोगों का निकल के आएगा आवृत्ति बराबर 10 हर्ट्ज। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं।
विश्व तापन से आप क्या समझते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा विश्व तापन सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं। पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जित करती हैं। यह विकिरण ग्रीन हाउस गैसों के आवरण को पार नहीं कर पाती हैं। इनसे परावर्तित होकर अवरक्त किरणें पुनः पृथ्वी की ओर लौट आती हैं। इस कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं। पृथ्वी के तापन में होने वाली इस वृद्धि को ही विश्व तापन कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण को कम करने के उपाय को लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा जल प्रदूषण को कम करने के निम्नलिखित उपाय हो सकती हैं। पहला, प्रदूषित जल को उपचारित किए बिना जल स्रोतों में प्रभावित करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए जल उपचार संयंत्र लगाना अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा, व्यक्तिगत स्तर पर निष्ठापूर्वक जल की बचत तथा कम उपयोग पुनः उपयोग के सिद्धांत का पालन करनी चाहिए। चौथा, जल संरक्षण का पदाधियों को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वनोन्मूलन के कोई 3 दुष्प्रभाव लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा वनोन्मूलन के 3 दुष्प्रभाव जैसे, पहला, वनोन्मूलन से हम कई प्रकार के जंतुओं के आवास को समाप्त कर देते हैं। उनके खाने की वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, जिनसे भौम जल स्तर नीचे चला जाता है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाती है। तीसरा, वनोन्मूलन से बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, हमें जैव विभिन्नता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इस सवाल का सही जवाब होगा हमें अपनी जैव विभिन्नता का संरक्षण करनी चाहिए, क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विभिन्नता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रहता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर रहते हैं, कैसे? तो इस सवाल का सही जवाब होगा आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। यह लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से ही प्राप्त उत्पादों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर ही निर्भर रहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, मानव जनित प्रदूषक क्या है? इनके 2 उदाहरण लिखिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा मानवों की क्रिया विधि द्वारा फैलने वाले प्रदूषक को मानव जनित प्रदूषक कहते हैं, जैसे वाहनों, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, जीवाश्म ईंधनों के पूर्ण और अपूर्ण दहन। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।